यस्टरडे बजटिंग के टॉपिक पर हमने डिस्कशन शुरू किया था। कौन कौन से बजट बनाना आपके सिलेबस में शामिल है, ये बातें हमने डिस्कस की थी। और अब आज देखते हैं सर ये बजट बनते कैसे हैं। बजट बनाने के लिए बेटा चंद अजम्पशंस ली जाती हैं, जरा वो डिस्कस कर लो। उन अजम्पशन को आप अपने हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना। आप लोग फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने जा रहे हो, फ्यूचर के बजट बनाने जा रहे हो। फ्यूचर को उस वक्त तक फोरकास्ट नहीं कर सकते जब तक कुछ बातों को एज्यूम ना करो, वरना फोरकास्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो फोरकास्टिंग होगी भी बड़ी अजीब गरीब किस्म की होगी। पहली अजम्पशन जो हम हर सवाल में लेंगे, ऑल मंथ्स आर ऑफ इक्वल डेज। हम बेटा एज्यूम करते हैं बजट बनाते वक्त कि आप जिस पीरियड की बजटिंग कर रहे हैं उस पीरियड में जितने भी महीने आ रहे हैं हर महीना इक्वल डेज का है। ठीक है, अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो भी साल में कितने दिन एज्यूम करने पड़ेंगे? 360 डेज। यानी हम एज्यूम कर रहे हैं साल में 360 डेज होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हर महीना 30 दिन का एज्यूम करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों एज्यूम करते हैं? वरना काम मुश्किल हो जाएगा। हमें पता है प्रैक्टिकली कोई महीना 28 दिन का होता है, कोई 30 दिन का होता है, कोई 31 दिन का भी होता है। अगर हम दिनों के हिसाब से फ्यूचर को फोरकास्ट करने बैठ गए, काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हर महीना इक्वल डेज का है, हम महीनों के हिसाब से काम कर लेते हैं। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, जब हम बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर पढ़ते थे हम एज्यूम कर लेते थे कि भाई बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग आप नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से करो। हम एज्यूम करते थे हर महीना इक्वल डेज का है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंटरेस्ट लगता है वो तो एक्चुअल दिनों के हिसाब से लगता है। कोई महीना 30 दिन का है तो इंटरेस्ट भी 30 दिनों का लगेगा, कोई महीना 31 दिनों का है तो इंटरेस्ट भी 31 दिनों का लगेगा। लेकिन बजट में ऐसा एज्यूम नहीं करते। दूसरी assumption, all transactions are evenly incurred unless stated otherwise। बजट बनाते वक्त हम एज्यूम करते हैं सारी ट्रांजैक्शन इवनली इनकर हो रही हैं। अगर बताया ना जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा भी नहीं होता। एग्जांपल लेते हैं, टीएसए। क्या टीएसए की सेल रोजाना एक जैसी होती होगी? नो। किसी दिन बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं, किसी दिन कम लेते हैं, किसी दिन नहीं भी लेते होंगे। ये तो टीएसए ये कहता है हमारी 100 रुपए की सेल हुई है पूरे साल में, तो आप एज्यूम करो वो हर महीने क्या हो रही है? इवनली हो रही है। अगर हम कहते हैं हमारी कोई कॉस्ट है 100 रुपए की पूरे साल की, आप एज्यूम करो वो हर महीने एक जैसी हो रही है। उस वक्त तक एज्यूम करो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, कुछ और ना बताया जाए। मान लो मैं आपको अभी कह दूं भाई जनवरी में सेल है 100 रुपए की, फरवरी में सेल है 500 रुपए की, फिर मेरी इवन सेल है। अब क्या एज्यूम करना? 2 महीने में सेल इवन नहीं है, बाकी 10 महीनों में सेल क्या है? वो इवन है। तो अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो मैं एज्यूम कर लूंगा हमारी सेल इवन है, और अगर आप कुछ और बताओगे तो जो फिगर आप बताओगे वो मैं एज्यूम करके काम करना शुरू कर दूंगा। अब ये सारा काम बेटा करना कैसा है, इसके लिए हमें कोई क्वेश्चन चाहिए। तो मैंने अभी ग्रुप में
एक हैंडआउट शेयर किया था, जो फिजिकली बैठे हैं आपको दिया भी है बेटा, हैंडआउट निकाल लीजिएगा। हैश लिमिटेड makes two products, TS and TG. Sales for next year are budgeted at 5,000 unit of TS and 1,000 unit of TG. Planned selling prices are rupees 65 and 100 rupees respectively. कंपनी दो प्रोडक्ट बनाकर बेचती है। आने वाले साल के बारे में इनका इरादा है 5,000 यूनिट पीएस के बेचेंगे, 1,000 यूनिट टीजी के बेचेंगे और हर पीएस 65 रुपीस का बेचेंगे, हर टीजी 100 रुपए का बेचेंगे। हैश लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ओपनिंग एंड रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। इनके पास ओपनिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कितना स्टॉक ये क्लोजिंग में चाहते हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अकबर भाई तो हैंडआउट बच्चों को दे दीजिए। ओपनिंग स्टॉक 100, टीजी का 50, रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक 1150। You are also given the following data about the materials required to produce PS and TG and the whittling and fittling processes involved in production. इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे उसकी डिटेल आपको दी जा रही है। फिनिश प्रोडक्ट की डिटेल क्या दे रहा है? केजी ऑफ रॉ मटेरियल एक्स पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। एक पीएस बनाने के लिए मटेरियल एक्स 12 केजी इस्तेमाल होता है, टीजी बनाने के लिए भी 12 केजी। एक पीएस बनाने में एक और मटेरियल है, नाम है वाई, वो 6 केजी इस्तेमाल हो रहा है और टीजी बनाने में 8 केजी। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। लेबर पीएस को 8 घंटे में बनाएगी, टीजी को 12 घंटे में। अब आपको कुछ रॉ मटेरियल की फर्दर डिटेल दे रहा है। डायरेक्ट मटेरियल डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन केजी 6000 केजी एक्स के, 1000 वाई के। ओपनिंग स्टॉक इन केजी 5000 बोथ। स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइसेस। डायरेक्ट लेबर 2.2 पर आवर। लेबर से आप कोई चीज भी बनवा लो, 1 घंटे के 2 रुपए 20 पैसे लेती है। मटेरियल एक्स 0.72 पर केजी का मिलना चाहिए, मटेरियल वाई 1.56 पर केजी का मिलना चाहिए। प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल वाले 1.54 पर लेबर आवर में लगने चाहिए और फिक्स्ड 0.54 पर लेबर आवर में लगने चाहिए। रिक्वायर्ड प्रिपेयर फंक्शनल बजट। इस डेटा की मदद से आप जितने भी फंक्शनल बजट बना सकते हो वो आप बना दो। अब बेटा यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है थर्ड पैराग्राफ में भी और सेकंड लास्ट में भी, वो आ रहा है रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक या डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। आपको याद होगा जब मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ा रहा था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक सवाल रोका था हमने ऑर्चिड लिमिटेड, फिर एंड में लाके करवाया था। वहां पे आपको मैंने उसके बारे में सिखाया था कि सर वो सवाल के अंदर थोड़ा सा बजटिंग इन्वॉल्व है, याद आ रहा है? अब एक बार फिर समझा देता हूँ ये रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। सर कंपनीज जब बजट बना रही होती हैं उन्हें एक फैसला करना पड़ता है कि इन्वेंट्री क्या वो कुछ बचाना भी चाह रहे हैं। अगर बचाना चाह रहे हैं तो प्लानिंग कुछ और होती है, बचाना नहीं चाह रहे हैं तो प्लानिंग कुछ और होती है। स्टॉक बचाना क्यों चाहते हैं? एग्जाम्पल फिर आपको देता हूँ, वही वाली जो मैंने आपको कॉस्टिंग में भी दी थी। मान लो किसी की शॉप है, आज शॉप का पहला दिन, उसने सामान खरीद के दुकान में रख दिया। रात होते होते दुकान में रखी हुई सारी कोल्ड ड्रिंक बिक गई, कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक खत्म हो गया। सुबह हुई 9 बजे दुकान फिर खुली। थोड़ी देर बाद कस्टमर आया, यार एक पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक दे दो। उसने कहा सर इस वक्त तो नहीं है,
लेकिन पेप्सी की गाड़ी नॉर्मली 12 बजे आएगी, आप थोड़ी देर बाद आना, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। उसने कहा सॉरी सर, उसने बराबर की दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीद के चला गया। वहीं दुकान वाले को एक एहसास हुआ, उसने कहा यार मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, इतनी कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी कि दिन भर में बिक जाए। मैं एक बात भूल गया कि सर सुबह जब दुकान खुलेगी और नया स्टॉक आने तक जो कस्टमर आएंगे उनको स्टॉक मैं कहां से दूंगा। उसने एक अंदाजा लगाया, यार मुझे 100 कोल्ड ड्रिंक रोज चाहिए बेचने के लिए, और पेप्सी की गाड़ी एज्यूम कर लो रोज आती है। उसने कहा ठीक है, 100 कोल्ड ड्रिंक रोज चाहिए बेचने के लिए, गाड़ी रोज आती है, 100 कोल्ड ड्रिंक रोज खरीदो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी दिन के 12 बजे आती है और दुकान सुबह 9 बजे खुल जाती है। अब 100 कोल्ड ड्रिंक खरीदी, शाम तक 100 बिक गई, दुकान बंद, सुबह 9 बजे दुकान खुली। अब 9 से 12 के दरमियान उसने देखा तकरीबन 20 कोल्ड ड्रिंक के कस्टमर आते हैं जो कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, मेरे पास होती नहीं है, मैं मना कर देता हूँ। उसने क्या बोला, आज से मैं पॉलिसी तब्दील कर रहा हूं, अब मैं रोजाना 100 नहीं, कितनी खरीदूंगा, 120। आज उसने 120 कोल्ड ड्रिंक खरीदी। ठीक है, अब यहां से देखना, 120 खरीदी, 100 इसलिए खरीदी ताकि वो दिन भर में बेच सके। रात को दुकान बंद हो रही थी, कितनी कोल्ड ड्रिंक बच गई, 20 कोल्ड ड्रिंक बच गई। 9 बजे दुकान खुली, 20 कोल्ड ड्रिंक उसने दुकान के ओपनिंग में पहले से थी, 9 से 12 बजे तक वो 20 कोल्ड ड्रिंक बिक गई। अब आप 12 बजे पेप्सी की गाड़ी फिर आ गई, वो फिर कितनी खरीद लेगा, 120 फिर खरीद लेगा। उसने 120 खरीद ली, 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक दुकान बंद करने तक 100 कोल्ड ड्रिंक बिक गई, फिर 20 कोल्ड ड्रिंक बच गई, उसने दुकान फिर बंद कर दी। सुबह फिर क्या हो गया, 20 कोल्ड ड्रिंक पहले से थी। जो स्टॉक वो बचाना चाह रहा है, अपनी मर्जी से बचाना चाह रहा है, बजटिंग के चैप्टर में उसे हम कहते हैं डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, कुछ स्टॉक हमें बचाने के लिए भी चाहिए। ये दो शरीफ सवाल है, पहला सवाल है सिखाने वाला है, खुद बता रहा है कितना स्टॉक इसको बचाना है। आगे के सवालात में जब डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो कभी कभी इस फिगर में एग्जामिनर हमें बहुत घुमाता है। अब वर्ड आ रहा है रिक्वायर्ड में, प्रिपेयर फंक्शनल बजट। कल मैंने आपको कुछ बजट्स के नाम लिखवाए थे, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ये सब किसी ना किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेल्स एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है। तो इस डेटा की मदद से जितने बजट बना सकते हो वो आप बना लो। बजट बनाते वक्त एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बीच में आ सकती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप पहले से पढ़ चुके हो कॉस्टिंग के अंदर। सर मान लो बजट बनाने जा रहा हूं, अभी कह दूं सर इतने लेबर के घंटे ही नहीं है, चीजें कहां से बनाओगे, लिमिटिंग फैक्टर। सर इतने मशीन के घंटे ही नहीं है, चीजें कहां से बनाओगे, लिमिटिंग फैक्टर। बजट लिमिटिंग फैक्टर के साथ कैसे बनते हैं वो आप ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग में सीख चुके हो। आपने सीखा होगा डिसीजन मेकिंग में प्रोडक्ट रैंकिंग, लेबर के घंटे कम है, पहले ए बनाऊं या बी बनाऊं, करते थे ऐसे। पहले क्या बोलते थे, बी बनाओ क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर अच्छा है, घंटे बच जाए तो किस पे लगा दो, ए पे भी लगा दो। इन बजट को बनाते वक्त हम एज्यूम कर रहे हैं जितने लेबर के घंटे चाहिए सब अवेलेबल है, जितने मशीन के घंटे चाहिए सब अवेलेबल है। चले भाई शुरू करते हैं और अब बजट बनाते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्त, बेटा बजट बनाते वक्त एक सीक्वेंस थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। मैं इस डेटा की मदद से क्या क्या बजट बना लूंगा बड़े बड़े। सर मैं प्रोडक्शन का बजट बना सकता हूँ, कितनी चीजें इनको बनानी आने वाले साल में, बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितने ओवरहेड चाहिए, इनके बजट बना लूंगा। लेकिन देखना पड़ता है वो बजट कौन है जो सबसे पहले बने, ताकि बाकी एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करे। नॉर्मली वो बजट होता है सेल्स का बजट। ठीक है, हिस्सा समझो। प्रोडक्शन वाला बोले
भाई जितनी चीजें बोलो बना के दे दूंगा, परचेज वाला बोले जितना बोलो मटीरियल खरीद के ला दूंगा, सेल्स वाला भी कह दे सर ज्यादा मत बना देना, प्रोडक्ट की लिमिटेड डिमांड है, इतना ही बनाना कि उस डिमांड को मीट कर जाए। इस सवाल के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि हमारी दोनों प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड है। आने वाले साल में कंपनी 5,000 चीजें पीएसबी बेच पाएंगी और 1,000 चीजें टीजी की बेच पाएंगी। क्योंकि डिमांड लिमिटेड है तो सारी बजटेड एक्टिविटी उस डिमांड को रहते हुए करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले नॉर्मली बनाना पड़ता है सेल्स का बजट। सेल्स का बजट इस सवाल में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेल्स के बजट में मैनेजमेंट को क्या बता पाओगे सर, बजट बन रहा है नेक्स्ट ईयर का, फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है 1 साल का बजट। हम ये बता पाएंगे एक आने वाले साल में पीएस कितने बिक रहे होंगे, किस प्राइस पर बिक रहे होंगे और टोटल कितने के बिक रहे होंगे। बजटिंग के अंदर ज्यादातर काम फॉर्मेटिंग का है, तो यहाँ पे बनाते हैं सेल्स बजट का फॉर्मेट। जो अपनी ये बजट बना रहे हैं वो 2 प्रोडक्ट का बना रहे हैं। चले मैंने एक कॉलम बनाया प्रोडक्ट्स के लिए, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एनुअल डिमांड है। मैंने एक और कॉलम बनाया एनुअल डिमांड के लिए। हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी सेलिंग प्राइस है। मैंने एक और कॉलम बनाया सेलिंग प्राइस पर यूनिट के लिए। अब जब मैं एनुअल डिमांड को प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी निकल आएगी एनुअल सेल्स। आने वाले साल में कितनी सेल्स हम करने वाले, ये हमारा छोटा। और अब इस फॉर्मेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम इनपुट कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है 2 प्रोडक्ट हैं पीएस और टीजी, पीएस और टीजी। आने वाले साल में 5,000 यूनिट हम पीएस के बेचना चाह रहे हैं और 1,000 यूनिट हम टीजी के बेचना चाह रहे हैं। हर पीएस हम ₹65 पर यूनिट पर बेचना चाह रहे हैं और हर टीजी हम ₹100 पर यूनिट पर बेचना चाह रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लें आपकी सेल्स निकल आएगी 325,000 एंड 100,000। अब ये छोटा सा बजट हमें क्या बता रहा है, आने वाले साल में हम लोग 4,25,000 रुपए की सेल कर रहे होंगे। ब्रेकअप क्या है, 3,25,000 की सेल पीएस की कर रहे होंगे और 1,00,000 रुपए की सेल टीजी की कर रहे होंगे। मजीद ब्रेकअप क्या है, 5,000 यूनिट पीएस की हम बेच रहे होंगे और उम्मीद है हर यूनिट ₹65 का बेच रहे होंगे। 1,000 यूनिट टीजी के बेच रहे होंगे और 100 यूनिट हर चीज को ₹100 के हिसाब से बेच रहे होंगे। आपने कहा सर माजिद यहाँ तो आपने इसका कोई कारनामा नहीं करा, ये सारी बातें तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई थी। हाँ, हमने उस लिखी हुई बातों को एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। यानी वो जो लिखा हुआ था आसान अल्फाज में वो था डेटा, मैंने उस डेटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया और वो बन गई हमारी सेल्स बजट की इंफॉर्मेशन। चले सर, अब सेल्स करना चाह रहा हूं, सेल्स करने के लिए चीजों को बनाना पड़ेगा। हमारा अगला बजट प्रोडक्शन बजट।
चले बेटा, अब जरा प्रोडक्शन बजट की थीम थोड़ी समझना, कॉस्टिंग में समझाई थी, फिर समझना। 100 चीजें चाहिए बेचने के लिए, 100 बनाओ, बनाओ और बेचो। 20 चाहिए बचाने के लिए, अच्छा बचानी भी है, कितनी बनाओ? 120 बनाओ। 100 बेचने के लिए बनाओ, 20 बचाने के लिए बनाओ। 5 पहले से हैं, अच्छा 5 ओपनिंग में पड़ी हुई हैं, अब कितनी बनाओ? अब 115 बनाओ। फिर बोलता हूँ 100 चीजें चाहिए बेचने के लिए, 100 बनाओ। 20 चाहिए बचाने के लिए, 20 और बनाओ, 120 बनाओ। 5 पहले से हैं, उन 5 को मत बनाओ, 115 बनाओ। 115 नई चीजें बनाओ, 5 पहले से हैं, कितनी हो जाएंगी? 120। उन 120 में से 100 बेच देना, उन 120 में से 20 बचा लेना। बस ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रोडक्शन बजट का। अब क्योंकि प्रोडक्शन बजट चीजों में क्वांटिटी में बन रहा है और 2 प्रोडक्ट का बन रहा है, तो यहाँ पे हमने अपने 2 मेन कॉलम बनाए प्रोडक्ट वाइज, पीएस एंड पीजी। स्टार्टिंग पॉइंट, यूनिट्स टू बी सोल्ड। कितनी चीजें आपको चाहिए बेचने के लिए? सर सेल्स बजट के मुताबिक 5000 यूनिट हमें पीएस के चाहिए और 1000 यूनिट पीजी के चाहिए बेच। ये तो हमें बेचने के लिए चाहिए। सर बचाने के लिए चाहिए? नहीं सर वो भी चाहिए। वो कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड पैराग्राफ में, रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। ऐड करूं लेस करूं? ये इसमें ऐड होगा, ऐड। इसे अमूमन हम कहते हैं डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। कितना स्टॉक हम बचाना चाह रहे हैं? डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 1100 और 50। हमें टोटल 6100 यूनिट ऑफ पीएस और 1050 यूनिट ऑफ टोटल। लेकिन इन सब करने के लिए कुछ चीजें हमारे में मौजूद है। अब जो चीजें ओपनिंग में है, हाँ, दादा एक मिनट, हाँ ये माइक तार हिल रहा है बार बार। चेंज कर दो यार। मैंने जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ठीक है सर। अब हमें 6100 यूनिट बीएच के चाहिए, 1050 चाहिए टीजी के, लेकिन कुछ यूनिट पहले से मौजूद है, लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में, 100 यूनिट बीएस के पहले से हैं और 50 यूनिट टीजी के पहले से हैं, तो 6000 यूनिट्स ऑफ बीएस एंड 1000 यूनिट ऑफ टीजी। ये कहलाएगा
यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इतने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने की जरूरत है। देखो अब जरा बात को मजाक में समझो, अगर पूरी बात ना समझी जाए, अजीब सा लग रहा है। हमें पीएस बेचते हैं 5,000, तो क्या बोलेगा, मैं भाई बेच रहे हैं 5,000, बना रहे तू 6,000। हम क्या बोलेंगे, भाई बचाने भी तो है। पूछेगा कितने बचाने, हमने कहा 1100। तो क्या बोलेगा, 5,000 तुझे बेचने हैं, 1100 तुझे बचाने, तो 6,100 बनाना। तो क्या बोला, सर 100 पहले से है। हाँ अब बात समझ में आई, 100 तेरे पास पहले से है, 6,000 को और नए बनाएगा, वो हो जाएंगे 6,100। उन 6,100 में से 5,000 आप बेच दोगे, 1,100 बच जाएंगे, और यही आप चाहते हैं। चले सर, अब हमें प्रोडक्शन की क्वांटिटी पकड़ में आ गई, क्या क्वांटिटी। अब चीजें बनाने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेगी। अब एक एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का बजट बनेगा। कल आपको बताया था, मटेरियल के हवाले से अमूमन हम दो बजट बनाते हैं, एक मटेरियल का यूसेज बजट और दूसरा मटेरियल का परचेज बजट। पहले कौन सा बनाऊं, पहले यूसेज। जब तक इस्तेमाल पता नहीं होगा परचेज कैसे करोगे। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट। जब हमने क्वेश्चन के डेटा पे नजर डाली तो हमें पता चला इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने में दो किस्म के मटेरियल इन्वॉल्व हैं, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। अब जो हमारा हिसाब किताब बनेगा वो मटेरियल वाइज बनेगा, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। यूजेज ये लोग कर रहे हैं केजी के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग लिख दी केजी। कि जो भी हिसाब किताब बन रहा है वो केजी में बन रहा है। अब मटेरियल एक्स और वाई आपको क्यों चाहिए, सिर्फ पीएस और टीजी बनाने के लिए। पहले हमारी प्रोडक्ट उसका नाम है पीएस। पीएस कितने बनाने, कितने बनाने, 6,000। 6,000 यूनिट आपको पीएस के बनाने। अब मिडिल पैरा देखो क्वेश्चन का, एक पीएस बनाने में मटेरियल एक्स कितना लगेगा, 12 kg। 72,000 kg मटेरियल एक्स के हमें चाहिए होंगे पीएस बनाने के लिए। लेकिन इसी पीएस को बनाने के लिए मटेरियल वाई भी लगेगा। 6,000 पीएस हमें बनाने, एक पीएस बनाने में वाई कितना लगेगा, वाई वो लगेगा 6 kg, 36,000। पीएस बनाने के लिए 72,000 kg एक्स के चाहिए और 36,000 kg वाई के चाहिए। अब आ जाओ टीजी पर, टीजी कितने बनाने, टीजी बनाने हैं 1,000। 1,000 टीजी बनाने के लिए मटेरियल एक्स को लगेगा कितना सर, 12 kg। और 1,000 टीजी बनाने के लिए मटेरियल वाई कितना लगेगा, 8 kg। ये हो गया 12,000 एंड 8,000, 84,000 kg of X and 44,000 kg of Y हमें चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। ये निकल आया डायरेक्ट मटीरियल टू बी यूज्ड। हमें 84,000 kg X के और 44,000 kg Y के चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। अभी जो आपने बजट बनाया है ये केजी में बना हुआ है, केजी में। अगर आप चाहो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर, इसे कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई कर लो। कॉस्ट पर केजी लास्ट पैराग्राफ में दी हुई है, स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइसेस। आप में से कोई भी मुझसे ये नहीं पूछा सर ये स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, क्योंकि आप कॉस्टिंग में पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है सर,
मटीरियल x 0.72 पर केजी का मिलना चाहिए, 0.72 पर केजी, और y हमें मिलना चाहिए 1.56 पर केजी। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिगर सामने आ जाएगी, 60480 एंड 68640। सर ये क्या चीज है? ये है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज्ड। आप आने वाले साल में जितना सामान बनाना चाह रहे हो, उस सामान को बनाने के लिए इतना मटेरियल आपको चाहिए यूज करने के लिए। 60,000 रुपए का मटेरियल एक्स चाहिए और 68,000 का मटेरियल वाई चाहिए। अब अगला सवाल, है इतना मटेरियल तुम्हारे पास? जवाब देते हैं हाँ है। बात खत्म हो गई। जब है तो नया खरीदने की जरूरत नहीं। सर नहीं है, खरीदो। और इतना हमारे पास नहीं है। सर क्यों नहीं है? हमें मटेरियल यूज करने के लिए चाहिए 84,000 kg ऑफ एक्स एंड 44,000 kg ऑफ वाई। अब हम मटेरियल के डेटा में आ गए, फोर्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक इन केजी। 5,000 kg हमारे पास पड़े हुए सिर्फ एक्स और वाई के। 5,000 kg तुम रख के बैठे हुए हो, इस्तेमाल 5,000 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है नया मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। हमारा अगला बजट डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। चले सर, मटेरियल आप परचेज करने का बजट बना रहा हूं और दो मटेरियल है, फिर मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। परचेज आप करोगे केजी में। पहले बजट को केजी में बना लेते हैं। एक्स और वाई हमें परचेज करना है, ठीक है सर। पहले पी एस, पी एस बनाने के लिए, हाँ सर, पी एस बनाने के लिए हमें मटेरियल एक्स कितना चाहिए? ठीक सर, पी एस बनाने के लिए मटेरियल एक्स हमें चाहिए 72,000 kg। कितना चाहिए? 72,000 kg। और एक एक्स कितने का मिलता है? 0.72। पी एस बनाने के लिए वाई भी चाहिए। वाई कितना चाहिए? वाई चाहिए 36,000। ठीक है सर, 36,000 kg हमें वाई भी चाहिए, और एक वाई हमें मिलता है 1.56 का। 51840, 56,160। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। भाई कह रहे हैं सर, आपने ऊपर केजी लिखी और आपने यहाँ पर क्या कर दिया है? आपने उसको डायरेक्ट रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। हाँ जी, परचेज बजट। हाँ बेटा, परचेज बजट बनाने के लिए बात कुछ प्रोडक्शन की तरह करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात वही करता हूँ, 100 kg मटेरियल चाहिए यूज करने के लिए।
अगर 100 kg चाहिए यूज करने के लिए तो 100 kg तो परचेज करो। 30 kg चाहिए बचाने के लिए, 20 kg और परचेज करो। 5 kg पहले से है, आप कितने परचेज करो? 115 kg। तो यहाँ पर भी हमारे पास जब परचेज बजट बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा मटीरियल required for purchases, sorry, material required for usage या consumption। कितना मटेरियल आपको चाहिए यूज करने के लिए? हाँ भाई, कितना चाहिए? 84,000 kg ऑफ एक्स, ये पड़ा था, एंड 44,000 kg ऑफ वाई। हम इसमें ऐड कर लें किसको? डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। अगर कुछ स्टॉक आप बचाना चाहते हैं, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हमें मटेरियल की हेडिंग में दिया हुआ है। डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन केजी, हम 6,000 kg एक्स के और 1,000 kg वाई के बचाना चाह रहे हैं। ये होता है 90,000 एंड 45,000। इतने मटेरियल की हमें टोटल जरूरत है, कुछ इस्तेमाल करने के लिए, कुछ बचाने के लिए, लेकिन कुछ मटेरियल पहले से मौजूद भी है। लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद है 5,000 ईच। अब हमें 85,000 kg of X and 40,000 kg of Y चाहिए। ये हमारा निकल आए डायरेक्ट मटीरियल टू बी परचेज्ड। जो एक्टिविटीज आप करने जा रहे हो, उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 85,000 kg एक्स आपको नया खरीदना पड़ेगा और 40,000 kg वाई नया खरीदना पड़ेगा। अब अगर इसको आप अपनी रुपीस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई कर लो। एक्स की कॉस्ट है 0.7, वाई की कॉस्ट है 1.56। ये भाई फिगर आपकी 61,200, 62,400। अब ये क्या निकला है? ये है कॉस्ट ऑफ परचेजेस। आने वाले साल में जितना मटेरियल हम परचेज करने जा रहे हो वो तकरीबन कितने रुपए का होगा? कितने रुपए का होगा? रुपीज में कन्वर्ट कर दिया इसको। चले सर, मटेरियल के हवाले से दो बजट हमारे तैयार हो। क्या सिर्फ मटेरियल से प्रोडक्शन कर लोगे? कॉस्टिंग पड़ी हुई हम लोगों ने, फर्स्ट कर लेंगे। सेकेंड एलिमेंट लेबर से काम करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, लेबर के हवाले से अभी शुरू शुरू के सवाल है तो मैं बजट अलग अलग बना रहा हूँ, आगे जाके इनको कंबाइन कर दूंगा। लेबर के दो बजट इस वक्त बन सकते हैं। एक लेबर के घंटों का बजट, आवर्स बजट, और फिर उन घंटों की कॉस्ट का बजट। डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट। लेबर से हम दो प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं।
ठीक है, इतना मुझे कॉलम बनाने दे। लेबर से अगर 2 प्रोडक्ट बनवाने जा रहा हूँ तो एक कॉलम प्रोडक्ट का बना दो। लेबर के घंटे डिपेंड करते हैं आप चीजें कितनी बनवाना चाहो। एक कॉलम प्रोडक्शन का बनवा दो। लेबर हर चीज को बनाने में घंटे लगाएगी। अगला कॉलम आवर्स पर यूनिट का बना दो। और जब प्रोडक्शन को आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल आवर्स सामने आ जाएंगे। अब 2 प्रोडक्ट है पी एस एन टी जी। हाँ जी, प्रोडक्शन कितनी करवाने जा रहे हो? सर हमने अभी प्रोडक्शन बजट बनाया था। प्रोडक्शन बजट हमें ये बता रहा था कि हमें 6000 यूनिट बनाने हैं पीएस के और 1000 बनाने हैं टीजी के। 6000 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स। अब ये पता होना चाहिए लेबर कितना टाइम लगाती है एक यूनिट को बनाने में। हमें कितना टाइम लगा रही है ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है मिडिल के पैराग्राफ में फिनिश प्रोडक्ट की हेडिंग में। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। लेबर 8 घंटे लगाती है पीएस बनाने में, 12 घंटे लगाती है टीजी बनाने में। ये हो गए 8 घंटे, ये हो गए 12 घंटे। 6000 चीजें बनाओगे, हर चीज को लेबर 8 घंटे में बनाएगी। 48,000 घंटे लेबर के लग जाएंगे पीएस बनाने में और 12,000 घंटे चाहिए लेबर के टीजी बनाने में। ये हो गए टोटल 60,000 घंटे। ये आपने बेटा 60,000 घंटे निकाल तो लिए। अभी ये वो फिगर है जिसको आप पूरी कॉस्टिंग में इस्तेमाल करते रहे हो। कॉस्टिंग में आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालते थे, मशीन आवर पे, लेबर आवर पे। पता क्या निकला ये निकला है बजटेड लेबर आवर्स। सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं तो आने वाले साल में हमारे हिसाब से लेबर के कितने घंटे लग रहे होंगे? 60,000। कौन कहता है? बजटिंग कहती है। जो लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकलेगा वो इन 60,000 घंटों में निकलेगा। बजटेड लेबर आवर्स यानी जो भी ओवरहेड लगेंगे वो शायद इसलिए लगेंगे क्योंकि आने वाले साल में हमारी लेबर 60,000 घंटे काम कर रही है। अगर आप अपने ओवरहेड को 60,000 से डिवाइड कर दें एक अंदाजा निकल आएगा हर घंटे में कितने ओवरहेड आपके लग रहे हैं। अब इस घंटों को आप कन्वर्ट कर लो कॉस्ट में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। चलिए सर, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बजट। दो प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। एक कॉलम मैंने प्रोडक्ट का बना दिया। लेबर पैसे हमसे ले रही है पर आवर के हिसाब से, तो हमने एक कॉलम लेबर आवर्स का बना दिया। फिर रेट पर आवर का कॉलम बना दिया और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट सामने आ जाएगी। अब दो प्रोडक्ट हैं पी एस एन टी जी। लेबर के घंटे, हाँ सर कितने घंटे निकाले भी आपने? हमें 48,000 घंटे चाहिए पीएस बनाने के लिए और 12,000 घंटे चाहिए टीजी बनाने के लिए। अब अच्छी बात क्या है, लेबर से पीएस बनवा लो या टीजी बनवा लो, रेट पर आवर सेम है। ये लिखा हुआ है हमारे पास स्टैंडर्ड रेट में। डायरेक्ट लेबर 2 रुपए 20 पैसे पर आवर। 2.2 पर आवर।
जी सर, 48,000 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लें, 105,600 कितने 26,400 सम दोनों का 132,000। सब कुछ अगर वही हुआ जो हमारी मैनेजमेंट सोच रही है, तो आने वाले साल में हमारे हिसाब से हमारी लेबर कॉस्ट कितनी लग रही होगी 132,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं तो लेबर 1,32,000 की टोटल हमारी लग जानी चाहिए। बात अभी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी ओवरहेड के बजट बनेंगे, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट निकाली जा सकती है, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जा सकती है, और पार्शियल बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बन सकता है। अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ये बता दें कि ज्यादा समझ में आ गया सबके? ठीक है सर, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसे प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एफिशिएंसी कितनी अच्छी होगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम तो ये बोलेंगे कि आप 2 घंटे होना चाहिए, मैं इसी घंटे 2 घंटे में ही